हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं टारगेट्स आरएस प्रोग्राम की सीरीज़ का दूसरा लेक्चर जो सोशियोलॉजी का हमने शुरुआत करी थी। पिछली सीरीज़ में हमने देखा था क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और हमने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे थे कि उनको कैसे लिखना है और आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और आपको प्रेजेंटेशंस पे कैसे वर्क करना है। ठीक है, हमारी इस सीरीज़ का ऑब्जेक्टिव एक मात्र ये है कि इस इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोग ये सीखें कि आंसर राइटिंग में एनहेंसमेंट कैसे लाएं, मतलब आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें। दूसरा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा मिल जाएंगे कि आपका सिलेबस मोटा मोटा एक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की सीरीज़ में चलो आगे चलते हैं और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टारगेट आरएस प्रोग्राम डे 2। ओके, सिमिलरली आज हमने एक क्वेश्चन लिया है बैक टू वर्क स्कीम। अब देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है, करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है, लेकिन ये सोशियोलॉजी वाले पोर्शन में हमें लाभदायक होगा। अब ये बैक टू वर्क स्कीम क्या है? बैक टू वर्क स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ली गई है। जो वुमेन जॉब लेफ्ट कर चुकी हैं या फिर घर पे द वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, उनके लिए राजस्थान सरकार एक बैक टू वर्क स्कीम लेके आई है ताकि उन लोगों को मेन स्ट्रीम या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो जिन महिलाओं ने नौकरी छोड़ दी थी उन्हें फिर से काम दिया जाएगा या निजी क्षेत्र की मदद से घर में काम करने का अवसर मिलेगा। बेसिकली ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक स्कीम है जहां पे उनकी जो जॉब खो चुकी थी या जो जॉब नहीं कर रही हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो घर बैठे काम कर सके, दूसरा वो घर वापस आ सके। तो एक टारगेटेड अप्रोच में काम किया जाएगा। तो आप देखेंगे जो हमारा चैप्टर है उसमें इशू रिलेटेड टू वुमेन लिखा गया है। तो इशू रिलेटेड टू वुमेन में ये बैक टू वर्क स्कीम 2 मार्कर्स में पूछी जा सकती है और रिसेंटली ये अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी और चर्चा में थी, इसलिए इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, इसमें टारगेट ये है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि 3 साल में 15,000 महिलाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो हमें इस स्कीम का नाम लिखना है, इसका उद्देश्य लिखना है। ठीक है, स्कीम का नाम, एक मिनट में, स्कीम नेम, स्कीम का नाम, ऑब्जेक्टिव और तीसरा टारगेट्स। अगर 2 मार्कर्स में पहुंचा जाता है तो कोई भी स्कीम्स आपके सामने होती है तो ये 3 चीज़ों को हमेशा आप देखने की कोशिश करें। कहीं से भी आप पढ़ेंगे, आप नेट से पढ़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट साइट से पढ़ेंगे, तो आपका एक तो स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट हो गया, एक कौन सा डिपार्टमेंट उसको गवर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का और उसका टारगेट क्या है। तो आप शॉर्ट नोट्स भी अगर बना रहे हैं कहीं से भी, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रिव्यू से आप बना सकते हैं या फिर गवर्नमेंट की साइट से बना सकते हैं। दूसरा, ट्विटर या सोशल मीडिया पे भी जो आप किसी को भी फॉलो करते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट की साइट्स होती है या गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो स्कीम का नाम, ऑब्जेक्टिव और टारगेट्स आपको ज़रूर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कम्युनलिज्म। ये भी सीधा सीधा टॉपिक आपको दिया गया है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे पढ़ देता हूँ। कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है थोड़ी सी, लेकिन आपको ये वर्बाटिम मतलब शब्दों के हिसाब से बिल्कुल एज इट इज़ याद करनी है और उसी तरह से आपको रिप्रोड्यूस करनी है एग्जाम में ताकि आपको बेटर मार्क्स मिल सके। तो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप rather than the society as a whole, which can lead to extreme behavior or violence towards others. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कम्युनिटी के पार्ट होते हो, आपका उस कम्युनिटी से इस तरीके से लगाव हो जाता है कि अपने ग्रुप को के जो इंटरेस्ट है वो दूसरे की ग्रुप के इंटरेस्ट से आप ऊपर रखने चालू कर देते हो, तो वो कम्युनलिज्म का एक एस्पेक्ट हो गया। ठीक है, कम्युनलिज्म के नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। इसको हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट में ना लिखा जाए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है कम्युनलिज्म की क्या फीलिंग है, लेकिन एक सॉफ्ट फॉर्म में अगर रहता है तो ये एज ए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, इंटरेस्ट ग्रुप को साथ लेके चलने की बात हो सकती है कम्युनलिज्म, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव कनोटेशन में इसका यूज होता है। अब कम्युनलिज्म में अगर जैसे क्वेश्चन आता है तो आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, कम्युनलिज्म मतलब एक डेफिनेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, दूसरी चीज आपको ये करनी है कि आप रिसेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो राइट्स हुए थे वो कम्युनलिज्म का ताज़ा उदाहरण है। ठीक है, कम्युनलिज्म के
कॉजेज पूछे जा सकते हैं, कारक पूछे जा सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट पूछा जा सकता है। अब इम्पैक्ट लिखने का कैसे आप लिख सकते हो, एक इम्पैक्ट बहुत तरीके से हो सकता है कि सोशल टेंशन क्रिएट हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा कि वहाँ पे जो से तोड़फोड़ होती है या फिर दुकानों को कोई नुकसान पहुँचा जा सकता है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि वहाँ पर धाराएँ लग जाती हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर रुक जाती है, ठीक है। दूसरा, टूरिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि सोसाइटी का नाम, मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम कहीं ना कहीं मीडिया में जाता है तो उसके नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, ठीक है। तो कम्युनलिज्म के कई आयाम हो सकते हैं। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि टॉपिक आता है तो 2 नंबर में आएगा तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके रिसेंटली एग्जांपल लिखने हैं, वो फिनोमिना क्या है, लेकिन ये ध्यान रखें कि वो सोशियोलॉजी के कंटेक्स्ट में ही लिखा जाए, समाज के कंटेक्स्ट में ही लिखा जाए। और कम्युनलिज्म को 3-4 क्वेश्चन बनेंगे आपके मोटा मोटा। पहला क्वेश्चन होगा डेफिनेशन, जो 2 मार्कर का आपको यहाँ दिख ही रहा है, जो मैंने आपको बता दिए। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म, मतलब कारक क्या है, और इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या है, ठीक है, और उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। 3 क्वेश्चन पे आप घर बैठे प्रैक्टिस करना और इसी तरह से आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तीसरा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आपका एक साथ टॉपिक दिया गया है, तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एमपीआई। तो एमपीआई के अंदर कंपोनेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आप बात करेंगे पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी को नापने के तरीके अलग अलग दे रखे हैं। जैसे उसकी कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी बैठी थी, सी रंगराजन कमेटी बैठी थी। उसके बाद ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का कंसेप्ट आया, जो जिसमें मल्टी डायमेंशंस को लिया गया है, क्योंकि पहले हमारी पॉवर्टी का कंसेप्ट कैलोरी बेस्ड हुआ करता था, फिर वो इनकम बेस पे हुआ, उसको यूनिट ऑफ अमाउंट दे दी गई, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करी गई है। क्योंकि पॉवर्टी कई तरह का, एक पॉवर्टी का अगर बेसिक बात करी जाए, पॉवर्टी इज ए सेंस ऑफ डिप्राइवेशन। तो डिप्राइवेशन किसी भी सेंस में हो सकता है, ठीक है, एजुकेशन में, हेल्थ में और लिविंग स्टैंडर्ड्स में, ठीक है। तो इसमें 3 डायमेंशंस ली गई हैं। आप ये फ्लो चार्ट बना के हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब इसके अंदर भी उन्होंने सब कैटेगराइज कर रखा है। हेल्थ हो गया न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन हो गया ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड्स में ये हो गया। आप इसको पूरा भी याद नहीं कर सकते तो भी हालांकि कोशिश करिएगा कि इसको पूरा याद कर सके। इस चार्ट को ही आप बना के आ जाए, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दूसरा, ये दिया किसने था, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिया किसने था, वो आप कमेंट करके बताएं कि किसने दिया था, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तीसरा चलते हैं हमारा हेड काउंट रेशियो क्या होता है। अब हेड काउंट रेशियो क्या होता है? हेड काउंट रेशियो इज द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दैट एग्जिस्ट और लिव्स बिलो द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड। मतलब वो पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है उसे हेड काउंट रेशियो बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सीधा 2 मार्कर में पूछा जा सकता है। अब इसको आगे और थोड़ा सा एनरिच करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी सो मच ऑफ पॉपुलेशन कम्स अंडर द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। और आप सी रंगराजन की कमेटी के हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो जो कमिटीज है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो कि प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या है। इसका रिलेवेंस भी लिख सकते हो हेड काउंट रेशियो को, क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में, स्कीम्स बनाने में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। बेटर टारगेटिंग, बेटर मॉनिटरिंग के लिए इसका काम किया जा सकता है, ठीक है। तो हेड काउंट रेशियो में, लेकिन 2 मार्कर में आता है तो आपको केवल एक डेफिनेशन लिखनी है। और इसको बेटर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हो। फिर आप यहां पे लिख सकते हो टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री की है, पॉवर्टी लाइन के तहत जो पॉपुलेशन आ रही है इनटू 100, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेड काउंट रेशियो, ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन, ठीक है। हम चलते हैं 5 क्वेश्चन। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आपका टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट में भी कई सारे कैटेगराइज दे रखी है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, डिसगाइज्ड फॉर्म में क्या होता है, ठीक है, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अलग अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके कारक पढ़ने, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा समस्या है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। मतलब
फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे अगर एक दीवार को खड़ी करने में 2 आदमी काम कर सकते हैं पर्याप्त, वहां पे आपने 10 लोगों को लगा रखा है, तो जो 8 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनको कहा जाएगा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वो दिखेंगे तो आपको कि एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं उस काम में। और ये सबसे ज़्यादा फिनोमेना आपको कहाँ दिखेगा? ये सबसे ज़्यादा फिनोमेना दिखेगा आपको एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट में आपको सबसे ज़्यादा याद करना है डाटा। डेटास का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आपको करना है, जैसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का कोई डेटा उठा लेना, या फिर जैसे एक डेटा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा ये होता है कि जो हमारे 14% कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में, 14 to 16% जो जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसमें जो हमारी पॉपुलेशन बेस्ड है अराउंड 50% बेस्ड है, तो 50% 40% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, दैट इज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम आगे चलते हैं। डाउरी नाम से भी हमारा इशू रिलेटेड टू इंडियन सोसाइटी काफी विस्तृत रूप से सिलेबस दिया गया है, उसमें सब टॉपिक्स दिया गया है, उसमें एक टॉपिक है डाउरी का। तो डाउरी में एक सीधा क्वेश्चन 2 मार्कर में हमने जो बनाया है, उसमें जो क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन, दहेज निषेध का वैधानिक मतलब क्या क्या कानून है दहेज निषेध के लिए, तो वो आपको क्या क्या लिखने हैं। एक है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी इसका आपको एक सब प्रोविजन दे रखा है 2005 में, ठीक है। तीसरा है सेक्शन 304B इंडियन पीनल कोड में एडिशन किया गया था। सिमिलरली 113B में भी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इसका किया गया था, ठीक है। तो ये हमारे हो गए स्टैट्यूटरी। अब स्टैट्यूटरी आते हैं तो आपको लॉस लिखने जरूरी हैं, ठीक है। सेफगार्ड्स देखिए, एक होता है जैसे सेफगार्ड्स का कभी भी क्वेश्चन आया और आप नोट्स बनाए तो सेफगार्ड्स एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलेंगे आपको मोस्ट प्रोबेबली डीपीएसपी पे मिलेंगे या फंडामेंटल राइट्स पे मिलते हैं। तो 2 सेफगार्ड्स तो वो हो जाते हैं, वहाँ से आपको हर कैटेगरी के उठा सकते हो, जैसे आप वुमेन के उठा सकते हो, दलित के उठा सकते हो, एल्डरली के उठा सकते हो। तो डिफरेंट कैटेगरी से इनको सबको उठाया जा सकता है। एक हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। एक होते हैं स्टैट्यूटरी सेफगार्ड, जो हम यहाँ बात करें। स्टैट्यूटरी मतलब कुछ बिल या कानून ऐसे बने हुए हैं जो उनके सेफगार्ड्स के लिए बने गए हुए हैं क्या। तो डाउरी को लेकर ये सेफगार्ड्स हो गए। तीसरे सेफगार्ड्स कौन से होते हैं? जो स्कीम्स की फॉर्म में आते हैं। स्कीम्स में हो गए जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये क्या हो गए? वुमेन के लिए स्कीम्स हो गए। और स्कीम्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं। एक होती है टारगेटेड अप्रोच में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि का क्या हो गया? चाइल्ड सेक्स रेशियो को मतलब उसके खिलाफ मतलब उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। कुछ हो सकता है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए किया जा सकता हो, जो हमने करी थी बैक टू वर्क स्कीम, ठीक है, वो भी एक तरीके से गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया, लेकिन वो किस तरीके का हो गया? हमारा फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, ठीक है। कुछ होता है सोशल एम्पावरमेंट होता है, ठीक है। कुछ होता है हमारा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया। कुछ होता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे हो गया? जैसे पंचायती में 1/3 सीटें वुमेन्स के लिए रिजर्व हैं। तो एम्पावरमेंट कई सारे आयामों में हो सकता है। जब भी आप आंसर राइटिंग करो तो इसमें सीधा सीधा फंडा ये होता है कि आप होलिस्टिक अप्रोच लेके चलो। हमको सब कुछ समेट के लिखना है और कम शब्दों में लिखना है। तो वो जब भी लिख पाओगे जब आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी। क्लैरिटी में आपको ये लिखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सेफगार्ड्स की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स कैसे थे, स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स कैसे थे, ठीक है, स्कीम्स का क्या इंटरवेंशन है, और इंटरनेशनल कोई सेफ ट्रीटीज हैं क्या नहीं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में लिखो। तो ऐसे ही डिसेबल्ड है हमारे टॉपिक, एक है एल्डरली टॉपिक है, वुमेन है और चाइल्ड मैरिजेस है। तो उनके खिलाफ ऐसे मतलब उनके लिए ऐसे नोट्स बनाए जा सकते हैं। फिर हमारे है व्हाट आर द सोशल रीजंस फॉर चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। आखा तीज पे आप देखते होगे चाइल्ड मैरिज की समस्या आए दिन न्यूज़ में बनी रहती है, ठीक है। तो राजस्थान के लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया। अब सोशल रीजंस अगर पूछे जाते हैं चाइल्ड मैरिज के लिए तो क्या क्या है, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे रीजंस लिखे हैं, ये तो आप लिख ही सकते हो। एक तो हो गया जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, सोशल नॉर्म्स ही ऐसे बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबको ये लगता है कि जो वुमेन पैदा हो गई, एक बेटी घर पे पैदा हो गई तो वो हमारे लिए एक बर्डन है सोसाइटी में, उसके लिए डाउरी देना पड़ेगा, कुछ बड़ा जब हो जाएगी तो सोसाइटी के नॉर्म्स है कि जितनी जल्दी ब्याह दो उतना ही बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये एक कारण है कि चाइल्ड मैरिज का एक बना आ रहा है, एक प्रथा चली आ रही है, एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। लोग उसको असेट की तरह नहीं देखते, लड़कों को बहुत बड़ा असेट देखते हैं, लड़कियों को एक लाइबिलिटी के रूप में देखते हैं।
इसलिए भी एक कारण है कि चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। ठीक है, तीसरा कारण क्या है? पॉवर्टी। पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा कारण है। पॉवर्टी के कारण होने से उनमें एजुकेशन नहीं हो पा रही। एजुकेशन नहीं हो पा रही तो उनको ये पता नहीं चल पा रहा कि जेंडर राइट्स क्या होता है, वुमेन राइट्स क्या होता है, लड़का लड़की एक समान होते हैं, उस तरह की सोच नहीं रहती। तो पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं एक है। उसी के स्वरूप लैक ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने बताया। ठीक है, सेफ्टी कंसर्न अबाउट गर्ल चिल्ड्रन। सेफ्टी कंसर्न होता है कि कई नॉर्म्स बने होते हैं, बाहर बड़े हो जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लड़की है तो छोरी हो जाएगी तो ये हो जाएगा, उसको बाहर नहीं भेजते। तो कई सारे प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप समाज में बने हुए हैं। तो ये कारण है सोशल रीजन, बिकॉज कि चाइल्ड मैरिज में ज़्यादा अभी भी प्रैक्टिसेस हैं, जबकि कानून इनके खिलाफ बने हुए हैं, फिर भी चाइल्ड मैरिजेस आपको काफ़ी प्रिवलेंट दिखेंगी। ठीक है, अब एक चीज की इसमें ध्यान रखें, चाइल्ड मैरिज में अगर ऐसे सोशल रीजंस पे सीधे सीधे क्वेश्चंस आता है तो आपको दो चीजें इसमें दिमाग में रखनी है कि आपको अगर बेटर आंसर करना है तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि कोई भी केस स्टडी या एग्जांपल डाल सकते हो। 5 मार्कर्स में आपने अगर बॉक्स बना के एक केस स्टडी एग्जांपल डाला और वो आप कहीं से भी नेट से सर्च मार के देख सकते हैं कि राजस्थान में किस पर्टिकुलर गाँव में एक इंसिडेंस हुआ था, हालांकि कि वहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस की प्रथा ज़्यादा प्रिविलेंट है। ठीक है, तो वो आप बॉक्स करके वहाँ पे 5 नंबर के जो आंसर आता है वहां पे आप इसको साइड में डाल सकते हो। ये आपके आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगा। ये आपके मार्क्स को काफ़ी तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे देगा। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिजेस एक बहुत बड़ी है। अब इसको एक हम आरएस का जब एग्जाम लिख रहे हैं तो हर क्वेश्चन में आप एक माइंडसेट जरूर रखें कि एक डायमेंशन तो आपकी राजस्थान ओरिएंटेड होनी चाहिए। देखिए, इंडियन डायमेंशन तो लिखना सब लिख ही देंगे, लेकिन राजस्थान की डायमेंशन लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो राजस्थान की डायमेंशंस कहां से आएगी कि जो जो सब टॉपिक्स दे रखे हैं आपको लिख रहा है कि यहां पे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्कीम्स का नाम देना है तो वुमेन एम्पावरमेंट में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो दे ही सकते हो। ठीक है, सुकन्या समृद्धि, बट दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। अगर आपको यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स का आपने नाम दे दिया तो आपके आंसर को ज्यादा बल मिलेगा। उनको लगेगा कि ये राजस्थान ओरिएंटेड भी चीजें इसने पढ़ी हुई हैं और ये अच्छे से उस चीज को प्रेजेंट भी कर पा रहा है। तो जो भी सब टॉपिक दे रखा हो उसमें आप ये कोशिश जरूर करें कि उसमें राजस्थान का कंटेंट डालने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वर्सेस रिलेटिव पॉवर्टी, पूर्ण गरीबी बनाम सापेक्ष गरीबी। हर ये क्वेश्चन तो हर जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बेसिक है ये चीज पढ़ी होगी। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा आ सकता है। सीधा सीधा आके हमने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है। देखिए, सीधी सीधी बात है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो होती है कि एक जो इंस्टीट्यूशनल वे से एक किसी भी कंट्री में एक डिफाइन कर रखी है कि इस लाइन से नीचे जो भी लोग हैं वो गरीब हैं और इस लाइन से ऊपर है वो अबव है। तो एक बिलो पॉवर्टी लाइन हो गई, एक अबव पॉवर्टी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है। और इमेजिनरी लाइन कैसे डिफाइंड होती है कि भाई कैलोरी कंजप्शन से डिफाइंड हो सकती है या फिर पर कैपिटा कंजप्शन से डिफाइंड हो सकती है। तो उसके यार्डस्टिक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन हो गया, उसके जो नीचे लोग रह रहे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गई एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है कि सापेक्ष में होती है, मतलब इसको यार्डस्टिक में मापना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं या आप अंबानी के रिलेटिवली काफ़ी गरीब हो गए तो दैट इज रिलेटिव कंसेप्ट। ठीक है, कि रिलेटिव में क्या होता है कि एब्सोल्यूटनेस नहीं है, आप किसी के मतलब वहाँ पे 2 एंटिटी इन्वॉल्व हैं। आप एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो वहाँ पे सिंगल एंटिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी, इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल रिलेटिव टू अदर पीपल। यहाँ पे देखिए 2 एंटिटी इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये 2 लोगों के बीच में भी नहीं होता, 2 नेशंस के बीच में भी हो सकता है। और फॉर एग्जाम्पल, हम कितना ही अमीर हो जाएं, आज से हम 2060 या 2070 की बात करें, उस समय यूएस ने भी एक तेजी से ग्रोथ कर ली होगी, तो यूएस से उस समय भी हमसे अमीर रहेगा। तो दैट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। हालांकि हमने भी काफ़ी ग्रोथ कर ली होगी तब तक, लेकिन यूएस को हम आगे, यूएस से आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो रिलेटिव किस किस के बीच में हो सकता है? 2 एंटिटी के बीच, वहां पे 2 एंटिटी होना जरूरी है। तो 2 अदर पीपल, रीजन्स और नेशन। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होगा? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट क्या होता है? इसको नापना आसान होता है, इसको मैथमेटिकल फिगर्स में भी आप इजीली कर सकते हो ट्रैक। ये मॉनिटरिंग के लिए यूज हो सकती है, पॉलिसी मेकिंग के लिए भी यूज हो सकती है। हेड काउंट रेशियो जैसे हमने डिसाइड करा था, वो भी एक पॉवर्टी का कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से इंडिया इज रिलेटिवली पुअर, देन इट इज इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। द कंपैरिजन इज दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंटिटी इन्वॉल्व हो गई।
द कंसेप्ट हैज रिलेवेंस फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज एंड द कंसेप्ट हैज नो रिलेवेंस फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। आप समझ रहे हैं इसका मतलब यूएस में रिलेटिवली एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट इतना ज़्यादा मायने नहीं है, वहाँ पे रिलेटिव कंसेप्ट का मायना है ना। यहाँ पे इंडिया जैसी कंट्रीज में या फिर सब सहारन कंट्रीज में एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कंसेप्ट ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। विद इन इंडिया रिलेटिव पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गए लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट, ये अभी डिस्कस नहीं कर सकते, इसको कभी हम मिसलेनियस हमारी जो टॉपिक्स रहेंगे एक छोटे छोटे कभी आएंगे वीडियोस, तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे ये क्या है, ठीक है। इन इंडिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इंडिया इज रिलेटिवली वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स पर कैपिटा इनकम इज लेस देन $1 पर डे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव कंसेप्ट हो गया। इन इंडिया 29.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर। ये किस मतलब किस तरह से हमने डिफाइन किया, जो हमारी कमेटी है सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 29.8% जो लोग हैं वो एब्सोल्युटली पुअर है। आई थिंक उस तेंदुलकर कमेटी नहीं है, सी रंगराजन कमेटी के तहत है 29.8%। फॉर तेंदुलकर कमेटी इट्स अराउंड 22%, मैं चेक कर लूंगा, आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंस। हाँ, दूसरा तरीका कि ये मैंने आपसे पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, जब भी डिफरेंस आए तो आपको टैबुलेट फॉर्म में लिखना है, और टैबुलेट फॉर्म में कब लिखना है, जब आपको आंसर अच्छे से आता हो, नहीं आता तो आपको पैराग्राफ फॉर्म में आना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब करप्शन करके आपको सीधा सीधा टॉपिक दे रखा है, ठीक है। अब उन टॉपिक्स में है ना, आपको खुद से अगर क्वेश्चन दिमाग में सोचने हो ना, तो एक तो है कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट, जो दे रखा है वो कंसेप्ट क्या है, दूसरा उसके कॉजेस क्या हैं, तीसरा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर वो गलत चीज़ है तो उसको सेफगार्ड कैसे करना है, अच्छी चीज़ है तो उसको प्रमोट कैसे करना है, ठीक है। तो 4 डायमेंशंस हो गई आपकी, 4 डायमेंशन पे आपको सोचना है और उस हिसाब से आपको आंसर बनाना है। कहीं से भी अगर आप नोट्स बना रहे हो, कहीं से भी आप पढ़ भी रहे हो ना, तो आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि भाई कोर्स तो देख लिया, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये नहीं दे रखा नोट्स में, तो आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे आ सकता है। सीधे आगे इसके जो भी टॉपिक है उसके आगे या पीछे ये कॉज या फिर कॉन्सिक्वेंसेस, सेफगार्ड्स, हाउ टू प्रिवेंट इट और हाउ टू प्रमोट इट, ऐसे करके आपके 3-4 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स एक टॉपिक से बन सकते हैं, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ करप्शन क्या है, लो पे स्केल्स एंड वेजेस। आप गवर्नमेंट में देखेंगे तो एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, जब आईटी सेक्टर्स और उसकी बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पे स्केल्स हाई रहते हैं, लेकिन इंडिया में रिलेटिवली काफ़ी कम पे स्केल्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि करप्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा कारण है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एंड फास्ट पनिशमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल करप्शन के केसेस में लोग पकड़े भी जाते हैं तो उनके खिलाफ फास्ट ट्रायल नहीं होता, उनके खिलाफ तेज़ी से कार्रवाई नहीं होती, पनिशमेंट उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट नहीं होते, इस वजह से भी लोगों में एक फियर नहीं है, जो ऑफिशियल्स हैं उनमें फियर नहीं होता है, तो इस वजह से भी करप्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लैक ऑफ यूनिटी इन पब्लिक, यूनिटी इन पब्लिक है, पब्लिक का प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं, एक सॉफ्ट एक्सेप्टेंस है कहीं ना कहीं करप्शन के लिए लोगों के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल डाउरी के खिलाफ लॉ बना हुआ है 1961 में, जैसा हमने देखा, लेकिन लोगों में सोशल एक्सेप्टेंस है डाउरी को लेके, इसलिए वो आज तक एक संस्थागत रूप से सोसाइटी में आज भी बनी हुई है, हर जगह बनी हुई है। लेकिन इसी तरह करप्शन को लेकर लोगों के प्रति नज़रिया काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है, लोगों में इतना ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल निर्भया केस में जैसा हुआ था, जो सेक्सुअल हरेसमेंट का केस हुआ था, सडनली लोग सड़कों पे आ गए थे और लोगों ने बिल्कुल एक आंदोलन सा चालू कर दिया था। तो वो जो आंदोलन था, वो जो अंदर से एक कह सकते हैं डिस्कंटेंट था और एक एंगर था, वो उस तरीके से एक यूनिफाइड वे में नहीं आता, वो एक कहीं ना कहीं टेम्पररी वे में कहीं ना कहीं आता है, लेकिन एक यूनिफाइड वे में पब्लिक में वो आता नहीं है, तो वो भी एक कॉजेज ऑफ करप्शन है। चौथा है लैक ऑफ फंडामेंटल राइट अवेयरनेस इन पीपल ऑफ इंडिया। राइट्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाते हो और आपको किसी स्कीम का फ़ायदा उठाना होता है या आप किसी स्कीम से बेनिफिशरीज होते हैं, तो वो आपको गवर्नमेंट ने राइट दिया है इस पॉलिसी के तहत, वो आपका हक है, लेकिन वो उस हक को पाने के लिए भी आपसे अगर रिश्वत ली जाती है, वो इसलिए ली जाती है क्योंकि जो बेनिफिशरीज होते हैं वो जनरली पुअर क्लास से होते हैं या वो इग्नोरेंट क्लास से होते हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस होती नहीं है, तो वहाँ पे वो एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रह जाती है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री रहने की वजह से ही वो क्या करते हैं, वो करप्शन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनको क्या होता है कि जैसे सिटीजन चार्टर भी इसी के लिए लेके आया था। सिटीजन चार्टर में ये था कि क्या क्या जो संस्था हैं
वो क्या क्या सर्विसेज देंगी, ये उनका ड्यूटी है कि क्या क्या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है सिटीजन चार्टर के तहत। ठीक है, चौथा हम जाते हैं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डील्स एंड अफेयर्स। एक आप देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी अब तो हालांकि धीरे धीरे काफ़ी प्रमोशन हो रहा है विद द एडवेंट ऑफ ई गवर्नेंस, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, कैशलेस हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई हैं। पहले क्या होता था, जब मैनुअली सारे सिस्टम काम होते थे तो उस केसेस में क्या होता था, जो डील्स होते थे, टेंडर्स होते थे, या फिर कोई भी आउटसोर्सिंग होती थी गवर्नमेंट जॉब्स मतलब गवर्नमेंट वर्क्स की, उसमें भी काफ़ी सारा एक स्कोप बढ़ जाता था कि वहाँ पे डिस्क्रिशनरी एलिमेंट हो जाता था। डिस्क्रिशन एलिमेंट होने की वजह से भी वहाँ पे भी करप्शन का कारण बढ़ जाता था। चौथा होता था लैक ऑफ इंडिपेंडेंट डिटेक्टिव एजेंसी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, इसका मतलब यह है कि एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ अधिकतर आप देखेंगे एक आरोप लगते हैं। एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं कि परमानेंट होते हैं और पॉलिटिकल होते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की एक पूरी चेन है, मैं उसमें सारी बात कर रहा हूँ, ग्रुप ए ऑफिशियल, बी ऑफिशियल, सी ऑफिशियल, डी ऑफिशियल। मतलब ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक जो भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सारे सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब उनको चेक करने के लिए भी जो एग्जीक्यूटिव्स ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सीबीआई बात करेंगे या एंटी करप्शन ब्यूरो करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव की ही एक ब्रांच होगी, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो चेक कर रहा है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती। दूसरा, उस पर पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो बैठा हुआ है, एजेंसीज के ऊपर बैठा हुआ है, पॉलिटिकल मिनिस्टर बैठा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो जाता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ करप्शन बन जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, उनको खुली छूट नहीं दी जाती। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके भी हाथ बंधे होते हैं कई बार। ठीक है, लैक ऑफ इनफ पावर्स टू द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। इनफ पावर्स का मतलब है, फॉर एग्जांपल काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ही बहुत ज़्यादा हाई दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 312 के तहत सिविल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा टफ प्रोविजंस है किसी को निकालना जॉब से। एक गवर्नमेंट जॉब से एक ये धारणा बनी हुई कि आप घुसना बहुत डिफिकल्ट है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ये सही भी है किसी हद तक, तो ये भी एक कारण बनता है कॉज ऑफ करप्शन का। ठीक है, करप्शन के और भी कारण बहुत ज़्यादा सोचे जा सकते हैं कि करप्शन के और क्या क्या कारण है। एक सबसे बड़ा कारण है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, जैसे मैंने बताया। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का मतलब ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मुझे क्या क्या सर्विसेज मिलनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या मेरा हक है। ठीक है, दूसरा क्या होता है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री के अलावा, ये होता है कि डिजिटलाइजेशन है। आज भी डिजिटल डिवाइड है, कई सारे काम आज भी मैन्युअल किए जाते हैं। कई भी पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आज भी इंटरनेट की उतनी पहुंच नहीं है, इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो उस कारण भी एक कहीं ना कहीं एक डिस्टिंक्शंस बना हुआ है। तीसरा हम कारण देखें कि आप ब्लैक मनी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में इलेक्ट्रल जो हमारा गेम होता है, मतलब जो इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शन में भी फंडिंग्स का बहुत इस्तेमाल होता है, पैसों का बहुत इस्तेमाल होता है, और ये विजिबल है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म आज भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, तो हमारे ब्लैक मनी का कोशेंट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये भी एक कारण बनते हैं कॉजेज ऑफ करप्शन। अब देखिए, करप्शन का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे ज़्यादा वर्क नहीं करना, आपको इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे बात नहीं करनी, आपको सोसाइटी वाले एस्पेक्ट पे पहले ज़्यादा आंसर लिखना है, उसके बाद ये जो बाकी सब टॉपिक्स कारण बनेंगे उन पे ये आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लिखना ज़रूरी है कि हमारा कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि हम इतने ज़्यादा करप्शन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं एज ए सोसाइटी। ठीक है, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग केसेस ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया। देखिए, ड्रग्स का अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था एनसीबी पिछले साल भी और इस साल भी। ठीक है, मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, और ड्रग अब्यूज़ का एक सीधा सीधा टॉपिक आरएस के सिलेबस में डाल रखा है। तो हम इन्हें इसमें से एक क्वेश्चन बनाया है मैंने, इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग केसेस ऑफ ड्रग अब्यूज इन इंडिया। ठीक है, इम्पैक्ट क्या क्या होगा। सबसे पहला, ड्रग अब्यूज अगर आप कोई भी करेंगे तो हेल्थ सबसे पहला कंसर्न आएगा, तो इम्पैक्ट क्या हो गया, पहला रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर वेलबींग एंड हेल्थ। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इंटरपर्सनल वायलेंस, क्योंकि जब आपका सेंसस पे कंट्रोल नहीं रहता तो वायलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पारस्परिक हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, घरेलू हिंसा भी बढ़ जाएगी, सड़क दुर्घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले केसेस में। उसमें भी प्राय देखा गया है कि जहाँ पे भी अभी भी एक सर्वे हुआ था, रिसेंटली सर्वे मैंने कहीं पढ़ा था न्यूज़पेपर में, कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस होता है ड्रग अब्यूज़ या फिर आपका लिकर के इन्फ्लुएंस में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है आर्थिक बोझ होता है,
कि फॉर एग्जांपल एक लत पड़ जाती है, लत पड़ने की वजह से क्या होता है, एक विशियस साइकिल बन जाता है, उस बुरे साइकिल चक्र में फंस जाता है आदमी जो ड्रग अब्यूज़ कर रहा है। तो ड्रग अब्यूज़ के इन्फ्लुएंस में उसके साथ क्या होता है, वो कहीं ना कहीं मतलब क्विक टाइम में पैसा बनाने की कोशिश करता है। तो वो किसी चीज़ों को मतलब गैम्बलिंग कर सकता है, फिर गलत ट्रेड्स में फंस सकता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। ये एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। पहले हमें सोशल इम्पैक्ट लिखना है। तो सोशल इम्पैक्ट में हम बात करेंगे इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस इंडिविजुअल के बिहेवियर से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप, इंडिविजुअल सोसाइटी का घटक हो गया, फैमिली सोसाइटी का घटक हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद सोसाइटी उससे बड़ा घटक हो गया। तो हमारे समाज में तीनों को इंटरलिंक करके पहले हमें आंसर लिखना है, उन तीनों पे क्या असर पड़ेगा, फिर आर्थिक रूप से उस पर क्या असर पड़ेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल घरेलू हिंसा बढ़ सकती है, ठीक है, सेक्सुअल वायलेंस भी बढ़ सकती है, ठीक है, और डिजीज़ का फैलना भी बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी बहुत तेज़ी से फैला। तो ये भी एक ड्रग अब्यूज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं उसका एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ड्रग अब्यूज़ में एक पांचवा इम्पैक्ट क्या होगा, आप इसमें पंजाब की केस स्टडी डाल सकते हैं। आपने मूवी देखी होगी उड़ता पंजाब, ठीक है। उड़ता पंजाब मूवी में पूरा यही दिखाया गया कि सामाजिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। और आपने ये देखा होगा सामाजिक इम्पैक्ट उसमें हर वर्ग को अलग अलग तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। जो अमीर लोग हैं उनको भी इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन उनको अलग तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। जो गरीब लोग हैं उनको अलग तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, जो मिडिल क्लास है उनको अलग तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ों को इम्पैक्ट देखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसमें जैसे जो इसमें हीरो होता है, उसका जो ब्रदर होता है वो मिडिल क्लास फैमिली से आ गया, शाहिद कपूर आ गया अपर क्लास फैमिली से आ गया, ठीक है, लोअर क्लास फैमिली से उसमें आलिया भट्ट हो गई। तो तीनों पे कैसा कैसा इम्पैक्ट देखेंगे, ठीक है। तो वो हो गया ड्रग अब्यूज़ का कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप अगर उस चीज़ को याद करेंगे तो आपको चीज़ पता चल जाएगी कि क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब उनको शब्दों में आपको पिरो के वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये थे आज हमारे 10 क्वेश्चन सीरीज़ में। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। ये चैनल मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको 600 क्वेश्चंस हम कराएंगे पूरी सीरीज़ में, और हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकें और उसको तेज़ी से कवर कर सकें, ताकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल सके और आप प्रॉपर तरीके से आप समझ सकें कि साइकिक क्या रहती है जब वो एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है और किस तरह से उस आंसर को प्रेजेंट करता है। थैंक यू।